क्या आपको लगा कि जब आप यहाँ पर आए 2 अटेम्प्ट्स के बाद आए हो तो क्या आपको लगा कि यार लेट कर दिया आने में? आई सैट विथ माई फादर कि पापा चीजें कुछ ना ठीक नहीं जा रही है, क्या करना चाहिए। ही सेड मी वन थिंग कि बेटा आप ना 2 नाव में पैर देके चल रहे हो, ऐसे नहीं होता ये। यहाँ पे जब मैंने देखा ना आसपास के लोगों को, आई कुड फील दैट मेरा लेवल एक्चुअली 0 है। यहाँ पे पानी की भी प्रॉब्लम हुई है, ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि हमारा एग्जाम है और हम पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। मुझे लगा कि ये ORN नहीं आती ना तो हो सकता है मैं शायद मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाती। ये भी तो किसी ने नहीं बताया था 2019 में कि सिलेबस भी पढ़ लो। मैं तो यहाँ आने के बाद सिलेबस उठाई कि अच्छा ये भी होता है क्योंकि मेरे को लगता था सब कुछ ही पढ़ना है, क्या बात है, कोई बात नहीं, सब कुछ पढ़ लेंगे। कुछ लोग होते हैं जो ऑप्शनल चेंज करने का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। दे लाइक कि नया ऑप्शनल है, 1 साल और वेट करके फिर से पढ़ना पड़ेगा, हाँ। पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो ये फियर आपको नहीं हुआ? पर मेरे उस ऑप्शन से कुछ हो भी तो नहीं रहा था। प्रीलिम्स के लिए ऐसे लग गई कि फिर जब क्लियर हो तब मैं ऐसे कि अब क्या करूँ। नन्ही चीटी जब दाना लेकर चलती है 100 बार फिसलती है, बिल्कुल तो शी लाइक कि चलो इधर तक तो पहुंच गए थे। हाँ। किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट की जर्नी यही होती है। अगर मैं आपसे पूछूं आपको कहाँ लगा आपकी जर्नी में कि लक फैक्टर काम किया है? इंटरव्यू में लड़की ब्लू बार करके कैसे गई है? मुझे उनको दिख रहा होगा ना चेहरे में कि इसके तोते उड़ रहे हैं चेहरे से। हर बार ये स्टूडेंट्स फेस करते हैं, वो प्रीलिम्स का टेस्ट हो या मेंस का टेस्ट हो, सबको यही लगता है कि नहीं यार थोड़ा और पढ़ लेते हैं फिर टेस्ट दे देंगे। ट्रस्ट में ये थोड़ा और कभी नहीं होता, आपको जलील होना पड़ेगा सो दैट यू सी कहाँ आप स्टैंड करते हो। दैट मोमेंट जब वहां से चेयर से उठ के आप मे आई कम इन सर तक में पहुंचते हो, लिटरली आई कुड हियर माई हार्ट बीट। अगर यू डू नॉट हैव अ सपोर्टिंग पर्सन, वैसे ही टेंशन देने के लिए पूरी दुनिया बैठी, एक और इंसान ऐड नहीं। उस चेयर में मुझे ऐसा लगता है वो एक चेयर है जिसको कोई खरीद नहीं सकता, आप पैसे देके भी उस चेयर में नहीं बैठ सकते। क्या बड़ी बात कही है। नमस्कार, स्वागत है आपका टॉपर स्टॉक संवाद पॉडकास्ट में और मैं हूं सुगंधा। इसी सीरीज में एक और नई टॉपर के साथ हैं हम, उनकी कहानी जानेंगे और उनकी जर्नी जानेंगे। काफ़ी लंबी जर्नी रही है, 4 अटेम्प्ट्स की जर्नी रही है। ओइशी मंडल रैंक 399 हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है ओइशी आपका। थैंक यू सुगंधा, एंड ऑल्सो थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया एंड ये प्लेटफॉर्म दिया मुझे टू टेल अबाउट माय स्टोरी। इट्स आवर प्लेजर टू हैव यू हियर एक्चुअल में, क्योंकि मुझे पता है जब से सिलेक्शन हुआ होगा, रिजल्ट आया है, तब से कॉल्स की लाइन लगी पड़ी होगी, इन्विटेशंस की लाइन होगी, आप हमारे यहाँ पे आ जाइए, आप हमारे यहाँ पे आ जाइए। सो इट्स आवर प्लेजर, थैंक यू सो मच। तथास्तु में आके अपनी जर्नी आप शेयर करने वाले हो, थैंक यू सो मच। वेलकम। सो ओइशी, सबसे पहले आई वांट टू नो, योर नेम इज रियली ब्यूटीफुल। थैंक यू। क्या मतलब है? वैसे ये नाम के बारे में ना मुझे इंटरव्यू में भी पूछा था। रियली नाइस। सो बेसिकली ओइशी मींस डिवाइन, ये एक बंगाली ओरिजिन नेम है। और वैसे जापानीज में भी एक ऐसा वर्ड है ओइशी विच मींस डिलीशियस, बट उसके बारे में मतलब वो दैट वाज नॉट इन माइंड जब पेरेंट्स ने ये रखा था ना। बेसिकली इट मींस डिवाइन। या ओह नाइस, वेरी ब्यूटीफुल नेम। आई एम फ्रॉम शांति निकेतन। रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज वाले में भी आया था, सो दैट इज माय प्लेस, रविंद्रनाथ टैगोर's प्लेस। ग्रेट, वेरी ग्रेट। लाइक आप ऐसी रविंद्रनाथ टैगोर की जन्मभूमि से आते हैं, ऐसे प्लेस से आते हैं, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बड़ा तो लाइफ में करना ही था। अच्छा, बात करें लाइफ में बड़ा करने की, तो कैसे बचपन रहा है? क्या बचपन से प्लान्स रहे हैं, क्या करना था? मेरा बचपन ऐसा है कि मेरी फैमिली काफी लिबरल रही है। मेरे फादर LIC में थे, तो उनका ट्रांसफरेबल जॉब रहा है, तो बचपन से हम बाहर ही बाहर रहे हैं। एंड एज अ किड आई वाज स्टडीज में थोड़ी कम थी, स्पोर्ट्स में थोड़ी ज्यादा थी, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में ज्यादा ध्यान रहता था। आई स्टिल रिमेम्बर आई यूज्ड टू बी सो बैड इन मैथ्स। मतलब मैं करती ही नहीं थी मैथ्स, तो आई रिमेम्बर इन क्लास 7th or 8th आई गॉट 18 out of 100। Okay. But why I'm sharing this story is कि उस टाइम ना मेरे फादर को बुला के मेरे क्लास टीचर ने बहुत सुनाया था that you're not giving proper attention to your girl and everything। तो when I came back home मुझे लगा क्या पता पापा डांटेंगे बहुत ज्यादा कि इतना कम कैसे। बट वॉट आई डिड वाज, उन्होंने बस बोला कि कोई बात नहीं बेटा, आप पढ़ो, हो जाएगा। सो यू नो दैट थिंग ना स्ट्रक मी, बहुत बुरा लगा कि उनको इतना बुरा लगा, स्टिल उन्होंने डांटा नहीं, उन्होंने इंस्पायर कर रहे, फिर भी वो मोटिवेट करे कि कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा। सो उसके बाद फिर मुझे था कि नहीं यार,
पापा को बुरा लगा तो कुछ तो करना चाहिए। सो फिर ना मैंने बेसिक बुक्स उठा के शुरू कर लिए बनाने की, कैसे कैसे नहीं बनेंगे मैथ्स, बनाऊंगी। एंड फिर क्या हुआ कि 10th का बोर्ड था हमारा, तो उसमें मुझे मैथ्स में 100 में 98 आए। सो आई कुड सी दैट, क्या बात है। लाइक मेरे फादर के फेस पे मैं देख पाई कि ना, ही वेंट टू माय क्लास टीचर एंड उन्होंने बोला कि हाँ अब देखो मेरी लड़की को 18 से 98 लेके आई है। सो दैट थिंग वाज कि मतलब दिस इज माय फादर बेसिकली, ही हैज बीन एनकरेजिंग इन एवरी स्फेयर ऑफ माय लाइफ। इवन जब मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने इंजीनियरिंग से की, उसके बाद मेरे फादर को था कि यूपीएससी का देखो, बट होता है ना आप जब निकलते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे नए थॉट्स आते हैं कि नहीं आई विल बी ट्राइंग दिस एंड दैट, तो बहुत सारी चीजें ट्राई की, फ्रीलांसिंग ये वो बहुत सारी चीजें। फिर क्या हुआ कि 2019 में इट स्ट्रक मी कि इंजीनियरिंग, मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे बोला कि व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो मैंने सोचा कि ओके फाइन, अगर मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो आई विल बी ट्राइंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो फिर वहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी शुरू की। एंड अगेन मेरे एक और फ्रेंड थे जो यूपीएससी दे रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि जब कर ही रही हो और तुम वैसा करो कि ऑप्शनल तुम इंजीनियरिंग ले लो और फिर तुम दोनों साइड बाय साइड कर लो। मुझे लगा वाह ये तो बहुत अच्छा है यार, मतलब एक साथ कोई तो निकल ही जाएगा। मतलब आप उस टाइम पे बिना गाइडेंस के आपके ना दिमाग में रहता है कि आपको एग्जैक्टली ग्रेविटी नहीं पता होती किसी एग्जाम की। सो मुझे लगा ठीक है ले लेते हैं, कोई बात नहीं। फिर एक टाइम के बाद ये हुआ कि 2019 का फिर मैंने अटेम्प्ट दिया यूपीएससी सीएससी का, एंड आई फेल्ड मिजरेबली इन प्रीलिम्स। एक मेरे 50 मार्क्स आए होंगे मुश्किल से और कट ऑफ था 100 कुछ ऐसा। 2020 में भी यही प्रॉब्लम कि बहुत बुरा हुआ। फिर आई सैट विथ माई फादर कि पापा चीजें कुछ ना ठीक नहीं जा रही है, क्या करना चाहिए। He said me one thing कि बेटा आप ना दो नाव में पैर देके चल रहे हो, ऐसा नहीं होता ये एग्जाम। एक ही चीज पे फोकस आप करो। थोड़ा सा एक चीज पे फोकस करो, आपको किसी भी चीज की दिक्कत है तो हम है पीछे, आप इस चीज का टेंशन मत लो, बट फोकस एक चीज पे करो। सो फिर देन ही वाज लाइक कि एक चीज तो आपको छोड़नी पड़ेगी। मैंने सोचा ठीक है, इंजीनियरिंग वाज नॉट वर्किंग फॉर मी। तो उसके बाद फिर आई चेंज्ड माय ऑप्शनल। मैंने इंजीनियरिंग था उससे मैंने पीएसआईआर किया। 2021 अगस्त में मैं दिल्ली में आई बिकॉज मुझे था कि पीएसआईआर का कुछ नॉलेज था नहीं, मैंने सोचा यहाँ आके कुछ अच्छा, मैं उससे पहले क्या वहीं से कर रहे थे? हाँ उससे पहले मैं घर पे ही थी। उसके पहले आई वाज लाइक मैंने सोचा था कि वही मैं बोल रही हूँ कि जब आपके पास गाइडेंस नहीं होता ना तो आपको लगता है, बिकॉज मैं जहाँ पे रह रही थी ना वहाँ पे कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर नहीं रहा था। बहुत कम लोग अभी भी बहुत कम करते हैं, बहुत कम लोग। तो क्या होता है कि आप थोड़ा सा भी ज्यादा पढ़ लेते हो ना तो आपको खुद में लगता है कि अरे मैंने तो बहुत कर लिया। इट वाज इन 2021 जब मैं यहाँ पे आई एंड मैंने लाइक मैं ORN में ही रुकी मैं, एंड यहाँ पे जब मैंने देखा ना आसपास के लोगों को, आई कुड फील दैट मेरा लेवल एक्चुअली 0 है उनके सामने। बिकॉज घर पे मैं थी, मैं लीजरली पढ़ रही थी 2 घंटे 3 घंटे, कभी 4 हो गए तो आई एम वेरी हैप्पी कि हाँ चलो मैंने आज 4 घंटे पढ़ लिए। थोड़े गपशप हो गए, मम्मी पापा के साथ घूमने जाना, ये वो सारी चीजें। यहाँ पे आई कुड सी बच्चे सुबह जा रहे लाइब्रेरी, बस थोड़ी देर के लिए उठ रहे खाने के लिए, फिर वापस आ रहे, एंड आई कुड सी कि ये कंपटीशन इनके साथ बैठ रही तब कहाँ से होगा। तो फिर वहां से यहाँ तक की जर्नी भी ना, मतलब फ्रॉम होम टू ORN, ये भी एक चैलेंजिंग थिंग रहा है। बिकॉज क्या है ना कि घर से कभी आप बाहर अकेले नहीं रहे हो। डेफिनेटली। आई रिमेम्बर जब मैं घर से आ रही थी एंड आई वाज क्राइंग मम्मी के सामने कि मम्मी मैं कैसे अकेले करूंगी मैनेज, क्योंकि मैं तो अकेले रही नहीं हूँ कभी। एंड आई कुड फील कि मेरी मम्मी को भी बुरा लग रहा था। बट वही है कि वो सोच रही थी कि अब मैं भी रो दूं या फिर मैं भी बुरा फील करूं तो ये तो जा ही नहीं पाएंगे। एंड शी यूज्ड टू बी लाइक ऐसे कैसे, फिर बैठ जाओ घर पे, कुछ मत करो। लाइक ऐसे ये सब नहीं चलेगा, जाओ आपने जब सोचा है या तो मत ही सोचो, अब जब सोचा है तो जो करना है वो जाके करो। बिल्कुल। तो मतलब बचपन से लेके अब तक मैं बोलूंगी, अगर मैं अभी यहाँ पर भी हूँ ना तो माई पेरेंट्स हैज बीन दैट स्ट्रॉन्ग पिलर जिससे लैच होके मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। डेफिनेटली। आप जब ये चीज़ें बता रहे हो ना, आप अपने इंसिडेंट्स बता रहे हो ना, आई एम प्रीटी श्योर कि हमारी ऑडियंस में जो लोग सुन रहे हैं बहुत सारे लोग इस चीज़ से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। क्योंकि ऑब्वियसली जो आपने बोला ना कि घर से निकल के ORN तक का सफर, ये बहुत एक टफ टास्क रहता है। यहाँ आपको सब कुछ खुद मैनेज करना होता है। लाइक बेसिक चीजें के लिए, खाने के लिए भी आप खुद ही मैनेज करो। ये भी नहीं कि मम्मी आके खड़ी है खाने के लिए, बेटा दूध पी ले, खाना खा ले, एवरीथिंग। यहाँ पे पानी की भी प्रॉब्लम हुई है। ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि हमारा एग्जाम है और हम पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। ये हुआ है बहुत बार, हर साल। तो मतलब पिछले साल भी हुआ था जब बारिश हो गई थी एंड फ्लड हो गए थे एंड पानी की सप्लाई बंद थी। तो
मुझे लगा कि ये ORN नहीं आती ना, तो हो सकता है मैं शायद मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाती मतलब एग्जाम देने के लिए तो छोड़ो, उसके बाद भी जो होगा उसके लिए, मतलब आई वाज सो पैम्पर्ड चाइल्ड बैक इन होम कि सब कुछ हाथ में मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब लग रहा है कि नहीं नहीं ठीक है, वो जिंदगी जीने का सलीका सिखा दिया है। मतलब वो लड़की जो वहां पे घर पे थी, शी वाज नॉट फिट फॉर सिविल सर्विसेज, शी वाज नॉट, बिकॉज आपको यहाँ पे यू कैन नॉट बी वीक इन दिस सर्विस। तो मुझे लगा कि हाँ, दिस जर्नी जो था फ्रॉम 21 to 24, दिस वाज अ वेरी एनरिचिंग जर्नी फॉर मी, आई कुड सी माई सेल्फ ग्रो। That's true, that's true. Since we are talking about this कि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद वो सिविल सर्वेंट वाली क्वालिटीज नहीं आती, राइट? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर मान लीजिए जस्ट अज्यूम कि अगर ओइशी का सिलेक्शन तभी 2 साल 3 साल पहले हो जाता, तो क्या डिफरेंसेस आपने देखे हैं अपने आप में, एक एज अ सिविल सर्वेंट्स की अगर हम क्वालिटीज की बात करें, कि आपको लग रहा है कि नहीं, दिस हैज बीन वेरी गुड थिंग इन माय लाइफ? फर्स्ट डिफरेंस वुड बी कि मैं मेंटली उतनी स्ट्रांग नहीं थी उस टाइम पे, यू नो, आई यूज्ड टू ब्रेक डाउन इन फ्यू थिंग्स कि ऐसा हो गया, ये नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं कि अभी चीज लाइक जब मैं अटेम्प्ट दे भी रही थी, ब्रेक डाउन आते थे, बट आई न्यू हाउ टू हैंडल माई सेल्फ। अगर ब्रेक डाउन आ भी रहा है तो मैं कुछ खुद को मना के समझा के कि इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी, यू हैव टू फेस इट। मतलब यू हैव टू, ये जर्नी ऐसी है कि यू हैव टू गो थ्रू इट। जैसे आपने बोला कि आप बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड थे, हाँ, ऑब्वियसली जब ऐसा कुछ होगा तो ऐसा कुछ होता है तो घर वाले कोई बात नहीं बेटा, हो गया हो गया हो गया, हम देख लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे, वो वाला सीन तो। और यहाँ पे फिर आप देखते हो ना, जैसे आप लाइब्रेरी में बैठे हो, 22 वाला आपका अटेम्प्ट नहीं हुआ, आप देख रहे हो दूसरे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका हो रहा है, तो आपको अंदर से फीलिंग ऐसी आती है कि यार इनका हो रहा है, मेरा नहीं हुआ। मैं जब यहाँ पे आई थी, मेरी एक फ्रेंड थी, उनका हुआ था, तो ऑब्वियसली वो चीजें काफी मोटिवेशनल होती है, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू सी समवन एक्चुअली गेटिंग इनटू द सर्विसेज जिसको आप जानते हो, आपको ये लगता है ये तो अनअचीवेबल है। तो समवेयर अगर मेरे कुछ दोस्तों का हुआ ना, तो उसने मुझे काफी मोटिवेट किया कि भाई मैं भी कर सकती हूँ, मतलब। तो आई वुड से कि और एक बात जो आपने मुझे बोला कि अगर मेरा घर पे ही हो जाता, ट्रस्ट में नहीं हो पाता, बिकॉज आई कुड सी द डिफरेंस ना, वो नहीं हो पाता, मतलब यूपीएससी क्लियर नहीं होता। अगर हो जाता ना, तो मैं बोलती हूँ वो लक हैज टू बी लाइक, भगवान को लिटरली आके मेरे लिए पेपर लिखना पड़ता तब जाके वो होता। बट जस्ट बिकॉज अब अगर हम सिनेरियो देखें आफ्टर कोविड, बहुत सारी चीजें ऐसे हो रही हैं, कोचिंग्स हैं, क्लासेस हैं, या जो भी हमें सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं कि हम घर पे रह के, जो घर पे एक जो केयर मिलती है, टाइम टेबल बनता है, तो वो उस चीज को भी ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। ये ना बहुत पर्सनल चीज होती है, ये सारी चीजें। That's what I wanted to ask. Is it about individual choice? ये बहुत इंडिविजुअल चॉइस है। अब जैसे अगर मुझसे पूछ लो, मैं यहाँ पे भी आके मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, रीजन बीइंग क्या कि मुझे ऐसा लगता था कि रूम में थोड़ी देर पढ़ के आई विल बी सीइंग माय बेड, लेट गए, कुछ देखने लगे सीरीज या वो। लाइब्रेरी में आप ये नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपको आसपास दिख रहा है ना, लोग पढ़ रहे हैं, आप कैसे बेशरम की तरह बैठ के सीरीज देखोगे वहां पे? कोई ना कोई तो आके आपको टोकेगा ही कि क्या कर रहे हो ये। That's true. तो ये बहुत पर्सनल चॉइस है। ऐसे बहुत सारे रैंकर्स हैं, मेरे फेलो रैंकर्स हैं, जिन्होंने घर से किया, जिन्होंने जॉब के साथ किया, तो उनका माइंडसेट बहुत अलग है और सबका सेम नहीं होता। मैं अगर ये चीजें बोल रही हूँ कि मेरे यहाँ पे आके हुआ या फिर कुछ भी, वो बिकॉज कि मेरा माइंडसेट थोड़ा सा अलग था। आई वुड हैव हैड दैट डिसिप्लिन अर्लियर, जो कि नहीं आ पाया। बाद में जब मैं यहाँ पे अकेली आई और मुझे रियलाइज हुआ कि भाई यहाँ से निकलना है, ऐसे कितने दिन आप ऐसे रहोगे, आसपास के लोगों को आप देख रहे हो, वो चीजें आप फेस कर रहे हो, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, जल्दी जल्दी करके अपना करके निकलना है, अब इसमें नहीं वो रह सकते। तो क्या आपको लगा कि जब आप यहाँ पर आए, 2 अटेम्प्ट्स के बाद आए हो, तो क्या आपको लगा कि यार लेट कर दिया आने में? हाँ यार, ये तो मुझे लगा एक्चुअली, मुझे लगा कि वो स्टार्टिंग में ही आ जाती तो बहुत अच्छा होता, टाइम बच जाता मेरा, टाइम बच जाता। बट पता है, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आपको पता नहीं चल पाता है अनटिल एंड अनलेस वो फेल हो या पास हो। इवन आज भी अगर मैं कुछ बोल के स्ट्रेटेजी भी कुछ डिस्कस कर रही हूँ, वो इसीलिए बिकॉज हो सकता है मेरे कुछ एक्सपेरिमेंट्स काम कर गया और मेरा नाम उस लिस्ट में आ गया। नहीं तो हमारे साथ जितने लोगों ने इंटरव्यू दिया, 2900 लोगों ने जिन्होंने मेंस दिया, सारे मुझे लगता है कि इक्वली क्वालिफाइड थे फॉर दिस पोस्ट। ये लास्ट में आके क्या होता है, वो थोड़ा सा लक फैक्टर भी काम कर जाता है आपका। तो आई वुड से कि हाँ, मतलब अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, आपको कहाँ लगा आपकी जर्नी में कि लक फैक्टर काम किया है? इंटरव्यू में
Really? हाँ, How? मुझे एक्चुअली मुझे डर लगता था इंटरव्यू, लाइक फर्स्ट मॉक भी मैंने जब दिया था ना, तो बहुत झिझक के बाद दिया था कि मैं कैसे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के सामने बैठ के बातें करूंगी, उनको बहुत ज्यादा पता होगा, एंड पेपर में लिखना अलग बात है और किसी के सामने बोल कर आना अलग बात है, बिकॉज आप अगर उनको कुछ बोल रहे हो तो वो काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे, आप ऐसे इन द थिन एयर कुछ भी नहीं बोल सकते, फिर काउंटर क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। तो इस चीज का डर इतना ज्यादा था कि फर्स्ट मॉक इंटरव्यू देके जब मैं आई, मेरा वीडियो उन्होंने जब भेजा तो मैंने देखा, मैं पूरा देख भी नहीं पाई वीडियो। आई यूज्ड टू बी लाइक ना 15-15 मिनट करके देख देती कि यार ये नहीं देख पाऊंगी मैं, ये क्या किया है मैंने। एंड फिर वो हुआ कि ऐसे मुझे लगा कि कभी कभी ना मेरे साथ लाइफ में हमेशा यही हुआ है कि कभी भी ऐसा फियर कुछ भी आया है ना, हमेशा वो ओवरकम हुआ है व्हेन आई फेस्ड इट। सेम वही मैथ वाला सीन था, मैथ में नहीं हो रहा तो कर लो, इंटरव्यू नहीं हो रहा तो मॉक दे लो, बात कर लो लोगों से। ये चीज बहुत काफी ऐसे इंटरेस्टिंग है कि जिस लड़की को मैथ समझ नहीं आती थी 18 नंबर लेके आई है, हाँ, और वो एक तो इंजीनियरिंग कर रही है, ठीक है, इंजीनियरिंग के बाद भी ऑप्शनल में इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल लिया था आपने, ठीक है। हाँ। तो ये कैसे इंटरेस्ट एकदम से ऐसे बिल्डअप हो गया, वरना बंदा सोचता है छोड़ो ना यार, क्यों करना है। हुआ क्या मैं बताती हूँ, मैथ मुझे पसंद नहीं था क्योंकि मैं पढ़ती नहीं थी, यही मेरे साथ प्रॉब्लम था कि कभी ध्यान ही नहीं देगी, नहीं ज्यादा दिमाग लग रहा है, छोड़ो दिमाग इसको। ज्यादा लग रहा है। हाँ, इंग्लिश में बहुत मजा आता था कि स्टोरीज है, पढ़ लेते हैं, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, हाँ वो बहुत अच्छा लगता था। तो वही था कि कभी मैथ पढ़ा ही नहीं, तो मैथ से डर था। एक बार जब पढ़ने लगे तो फिर जब क्वेश्चन सॉल्व होने लगते तो मजा आने लगता है कि हाँ अब तो सॉल्व हो रहे हैं, अब और बनाओ क्वेश्चंस। तो ये हो गया था। जब कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स लाइफ में होती नहीं है, सॉल्व होने लगती है ना, हाँ। तो लाइफ जीने में मजा आने लगता है, वही ना, वरना लगता है कि जिंदगी खराब है, क्या ही कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लाइक दैट। इसमें मैं बताऊंगी, फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में मेरा ना सीसेट प्रॉब्लम कभी नहीं रहा है, हमेशा प्रॉब्लम रहा है जीएस, जिसकी वजह से ना मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट भी रही हूँ जीएस पेपर जब भी मैं देती थी। फर्स्ट 2 में तो वही 50-60 मार्क्स था, बट थर्ड अटेम्प्ट 22 वाले अटेम्प्ट में जब मेरा मार्क्स आया तो मेरा लाइक कट ऑफ से 2 मार्क्स कम था, तो वो मेरे लिए मॉरल बूस्टर था कि चलो कम से कम मैं यहाँ तक तो पहुंची, मैं सोच सकती हूँ कि हाँ अगले साल मैं कर लूंगी, कुछ तो हुआ है। बिल्कुल। तो कभी कभी वो चीजें भी, वो ना छोटे छोटे अचीवमेंट्स भी काफी काम कर जाते हैं आपके लिए। बिल्कुल, एक कहते हैं ना वो रिवॉर्ड्स थेरेपी होती है, वही था काइंड ऑफ दैट कि यार चलो इतना तो कर लिया है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। वो एक पोएट्री नहीं है हरवंश राय बच्चन की कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है 100 बार फिसलती है, तो शी लाइक कि चलो इधर तक तो पहुंच गए थे, अब आगे देखते, आगे भी हो जाएगा। यूपीएससी, किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट की जर्नी यही होती है मेजॉरिटी की, हाँ बिल्कुल, ट्रायल एंड एरर को लेके ही होती है। बिल्कुल। आई फील मेजॉरिटी जो आते हैं वो जनरली फर्स्ट जनरेशन ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। जैसे मेरे फैमिली में कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, तो मैं जानती भी नहीं हूँ किसी को, ठीक है। तो वो एक होता है ना कि 1-on-1 उनसे कन्वर्सेशन करके बहुत चीजें पता चलती है। जैसे अगर मेरे को कोई बोलता कि भाई सिर्फ इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, और मैं उसका बात मान के भाई सिर्फ उतना ही करती और कुछ नहीं करती, बट हमारे साथ क्या होता है कि ये भी देख लेते, वो भी, क्या पता पूछ ले, ये भी कर लेते, वो भी कर लेते, तो हम इतना ज्यादा स्कैटर कर देते हैं ना चीजों को कि मेन एग्जाम में फिर हमको हर चीज के बारे में बहुत थोड़ा पता होता है, तो हम ऑप्शंस को जब टिक करते हैं ना तो 50% में आके रुक जाते हैं कि अब इन दोनों में क्या करें। That's where it comes the guidance, the true guidance, and आपको सिलेबस की बहुत अच्छे से जानकारी होना। बिल्कुल, ये भी तो किसी ने नहीं बताया था 2019 में कि सिलेबस भी पढ़ लो। मैं तो यहाँ आने के बाद सिलेबस उठाई कि अच्छा ये भी होता है, क्योंकि मेरे को लगता था सब कुछ ही पढ़ना है, क्या बात है, कोई बात नहीं, सब कुछ पढ़ लेंगे। एनसीईआरटी लेके आ गए हमने, मतलब बेसिक बुक्स जो टॉपर स्टॉक देख के आपको जो समझ आया है, बेसिक बुक्स आपने नोट डाउन कर लिया कि ठीक है पढ़ लेंगे, बट एक बार भी सिलेबस उठा के देखा नहीं कि उसमें देख तो लो क्या लिखा है। 21 में यहाँ आई क्लासेस, लाइक मैंने ऑप्शनल के लिए क्लास लिया था, तब पता चला आसपास में कुछ ऐसे भी थे जो जिन्होंने मेंस दे रखा था, उनके कन्वर्सेशन से पता चला कि भाई कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है सिलेबस। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ना आपको पूरा 1 साल ले जाता है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने बताया कि मैंने तो ठीक है, जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तब डिसाइड किया कि यूपीएससी भी दे लेते। इससे पहले कभी यूपीएससी के बारे में सुना था लाइफ में, कभी किसी ऑफिसर से इंटरेक्शन हुआ, जैसे इंस्पिरेशन लगा हो, या सिर्फ पापा का सपना था कि नहीं बेटा यूपीएससी कर लो? एक्चुअली मैं बताती हूँ, पापा का ये था कि पापा को ना जॉब करना, ये सारे जॉब्स में थोड़ा सा ज्यादा था कि मतलब सिविल सर्विसेज पेरेंट्स को होता है, मिडिल क्लास फैमिली में पेरेंट्स को होता है, उनको था मन कि मैं करूं, बट वही तभी के टाइम में फाइनेंशियल उतना था नहीं, तो माय डैड कुड नॉट परस्यू इट। उनको था कि जो नौकरी मिल गई
उसी में हम मतलब हो गया, इट्स ओके। तो मेरे पापा को बस पता था कि यूपीएससी होता है, उसमें सिलेक्शन लेके आप आईएएस आईपीएस आईआरएस ये बन सकते हो, उसके अलावा मेरा मतलब उनको नहीं पता था और पॉसिबल भी नहीं है यार तभी के। आई वुड से अभी बहुत ज्यादा डिजिटली लोगों का बहुत सोशल लाइफ बहुत ज्यादा वाइब्रेंट हो चुका है, अभी लोगों को हर चीज पता चल जाती है। इवन आप यूट्यूब रील्स भी अगर स्क्रॉल करोगे तो आपको यूपीएससी के में बहुत चीजें पता चल जाती है, तभी ऐसा था नहीं। सो बस उतना ही पता था कि हाँ एक एग्जाम होता है जिसमें ये करना होता है, टॉपर स्टॉक देखने होते हैं और उसमें से आपको पता करना होता है कि क्या क्या करना है, कि कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ने, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, ये सब को लेके एकदम नाइव थे हम। जैसे अभी मैं अपने भाई को वही बोलती हूँ कि यार तू भी दे दे, तेरे लिए सही है कम से कम टाइम नहीं लगेगा, एटलीस्ट कुछ गलतियां जो मैंने मतलब तो अब आप उसको गाइड करने के लिए हो। हाँ, कि मतलब जो गलतियां मैंने करी है कम से कम वो मत करना, बाकी पढ़ना स्ट्रैटेजी तो सबका पर्सनल होता है। देखो वो तो जो अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से लोग करते हैं। अब जैसे आपने ऑप्शनल में भी आपको टाइम लगा समझने में कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना चाहिए, तो दिस हैज बीन अ लर्निंग फॉर यू कि यार नहीं आप उसको बता सकते हो कि बेटा ऑप्शनल में क्या लेना है क्या नहीं लेना है। एंड प्लस ये भी कि अगर आपका ऑप्शनल वर्कआउट नहीं कर रहा है तो चेंज कर लो, ये सोच के कि भाई 2 साल तो मैंने बिता दिए इस पे, आगे और मत लिंगर करो, नहीं काम कर रहा है, इट्स जस्ट नॉट वर्किंग फॉर यू, खत्म वहीं पे। मतलब ये रिस्क भी लोग नहीं लेना चाहते बहुत बार। एग्जैक्टली वही मैं बोल रही हूँ, कुछ लोग होते हैं जो ऑप्शनल चेंज करने का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। दे लाइक कि नया ऑप्शनल है, 1 साल और वेट करके फिर से पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो ये फियर आपको नहीं हुआ? पर मेरे उस ऑप्शन से कुछ हो भी तो नहीं रहा था मेरा था कि करे क्या, आगे खाए पीछे वो कुआं खाए वाला सिचुएशन था मेरा, कि इसको भी मैं पढ़ूंगी तो भी पूरा पढ़ना पड़ेगा मुझे, और मैं नया ऑप्शन लूंगी तो वो भी पूरा पढ़ना पड़ेगा। क्या पता नया ऑप्शन ले लूं तो एटलीस्ट ओवरलैपिंग तो हो जीएस के सब्जेक्ट से, कि अलग से ये फिर अलग से जीएस, वो टाइम मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। बट दो आई थिंक 2 अटेम्प्ट तक आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था। 3 अटेम्प्ट तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, तो ये नहीं लग रहा था कि ऑप्शनल तो दूर की बात है, पहले प्रीलिम्स क्लियर करें? ये हुआ था, पता है मैं बताती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे आके मैंने क्लास ले लिया ऑप्शनल का, और मैंने ना एक वो कंपाइल करके साइड कर दिया कि ठीक है ऑप्शनल हो गया, बट फिर भी मैं मेंस रेडी नहीं थी। रीजन बीइंग कि आपके दिमाग में ना वो ओल्ड फियर्स रहते हैं कि प्रीलिम्स तो हो फिर तो मैं आंसर राइटिंग करूँ, प्रीलिम्स नहीं निकले मैं आंसर राइटिंग करूँ क्या। तो उसके बाद फिर मैं ना प्रीलिम्स के लिए ऐसे लग गई कि फिर जब क्लियर हो तब मैं ऐसे कि अब क्या करूं, अब तो हो गया मतलब सब क्या करना है बिकॉज हो जाता है यार, आप से प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है आप मेंस का सोच भी नहीं पाओगे। मतलब मेरा माइंडसेट तो वैसा नहीं था। फिर उस 3 महीने में मुझे लगा कि यार अब इसमें तो करना पड़ेगा कुछ मेंस का, नहीं तो आप तो फिर प्रीलिम्स निकल के भी, प्रीलिम्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया था मेरे टाइम पे। तो मुझे वही लग रहा था कि भाई ये क्या पेपर दे दिया आप लोगों ने। पता है लास्ट अटेम्प्ट जो मेरा था उसमें सीसैट के पेपर में एक्चुअली आई वाज स्ट्रगलिंग, एंड मैं अपने आप को कोस रही थी हॉल में कि यार क्यों नहीं प्रैक्टिस करके आई, बिकॉज मुझे ये नहीं लग रहा पता था ना कि बाकियों के साथ भी वैसा हो रहा है। मुझे ये लग रहा था कि मेरे साथ ही हो रहा है, मैं प्रैक्टिस नहीं की, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई इसलिए। बिकॉज आई रिमेम्बर जब 30 मिनट हो गए थे ना, मेरा ये हमेशा स्ट्रैटेजी रहा था कि मैं पहले मैथ्स कर लेती हूँ 1 घंटे में, फिर मैं कॉम्प्रिहेंशन में जाती हूँ। अब मैं देख रही हूँ वहाँ पे हॉल में 30 मिनट हो गए, मैं मैथ्स के बस 4 क्वेश्चन करी हूँ, और अभी मतलब टाइम भी नहीं है। आई वाज लाइक ऐसा नहीं हुआ, मैथ्स छोड़ो सीधे कॉम्प्रिहेंशन में जाओ, पहले कुछ तो पेपर तो भरो कम से कम। बिल्कुल। तो इट वाज, मैं ज्यादा अटेम्प्ट भी नहीं कर पाई, आई अटेम्प्टेड 46 क्वेश्चंस, तो वो बहुत ज्यादा था कि एक्यूरेसी होना चाहिए था एट पार, कि एटलीस्ट आप वो कट ऑफ क्लियर करो। बिल्कुल। तो मुझे था कि भगवान इस सीसैट में निकाल दो, अगली बार से सीसैट तो पढ़ लूंगी अगर ऐसा हुआ कि मतलब नहीं हुआ तो। अभी को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहूंगी कि यार सीसैट हो जाएगा मेरा। लास्ट ईयर के सीसैट ने तो मुझे भी मतलब आई एक्चुअली स्ट्रगल्ड, मैं निकल के मैं खुद को कोस रही थी कि ये तो गलत हो गया यार। अच्छा मतलब ठीक है, ये तो एग्जाम के बाद की ट्रैवलिंग की बात हुई है, बट जब आप 5 साल तक या 4 साल तक स्ट्रगल कर रहे थे, 5 साल एक्चुअल में, तो क्या करते थे? अच्छा सिर्फ पढ़ते ही रहते थे? नहीं यार, मेरा ना हॉबी में वो जिमिंग विमिंग भी था, तो वो भी करती थी मैं साइड बाय साइड, क्योंकि वही स्पोर्ट्स करती थी। अब स्पोर्ट्स तो कर नहीं सकते आप इस बीच में, ना कॉलेज में हो ना स्कूल में हो, स्पोर्ट्स कहाँ करोगे। तो वो वर्कआउट एंड ऑल इस चीज में बहुत मतलब इन्वॉल्व हमेशा से रही हूँ। तो आई थिंक अदर देन स्टडीज वो एक था जो मेरा वे आउट था फ्रॉम दो स्टडी एंड थोड़ा सा अगर पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए हो तो बस वर्कआउट कर लो, जाओ जिम कर लो।
दैट्स आल्सो इंटरेस्टिंग एक्चुअली थिंक कि यार आप एस्पिरेंट हो, लोग जनरली कहते हैं मेडिटेट करो, फिजिकली अपने आप को हेल्दी रखो, तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। मेडिटेट मुझे स्टार्ट तो करना है, मैं कर नहीं पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है व्हेन आई सिट आई मेरा दिमाग बहुत सारी जगहों में भागने लगता है। इट हैपेंस लाइक व्हेन यू स्टार्ट डूइंग हाँ मेडिटेशन, तो इनिशियली आपको ये 2-4 दिन तक होगा, बट देन जब आप कंटिन्यूअसली वो चीज कर रहे हो ना, तो फिर नहीं होगा। हाँ, यू आर इनटू मेडिटेशन? I'm not into meditation, but like I really like to do this sometimes, not regularly. But generally meditation लोग करते क्यों हैं? वो इसीलिए करते हैं कि आप शांति से बैठो, आपके दिमाग में दुनिया में जो जंजाल चल रहा है ना, वो निकल जाएगा। हाँ, बट पता है उस बीच में ना मेरे से हो नहीं पाया ये। मैं बैठती थी तो दिमाग में घूमता था कि अच्छा ये बाकी है, वो बाकी है, ये भी करना है, वो भी करना है। वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मेरे को लगता था इससे तो अच्छा मैं सो जाती हूँ, कोई बात नहीं, फोकस तो नहीं हो रहा है, अलग से थॉट्स अलग आ रहे हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है। That's true, that's true. अच्छा, एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल पूछते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। You've been an aspirant, right? बाल कलर किए हैं? वो मैंने इंटरव्यू के बाद किया, मैं पहले ही बता दूं। अच्छा, इंटरव्यू के पहले नहीं किए थे? मैं ये फर्स्ट टाइम लाइफ में पहली बार मैंने बाल कलर किए, वो भी इसलिए क्योंकि मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया था, तो मुझे लगा शायद घर से कम डांट पड़ेगी मुझे। ठीक है, और यही टाइम है क्योंकि अगर क्लियर नहीं हुआ तब तो नो वे, मुझे खुद मन नहीं करेगा, और अगर क्लियर हो गया तो फिर बाद में जब चली जाऊंगी इंस्टीट्यूट में तो ब्लू तो कहीं से नहीं वो अलाउ करेंगे। मैं वही सोच रही हूँ एक्चुअली, सॉरी जस्ट मैं वही सोच रही हूँ एक्चुअली कि यार इंटरव्यू में लड़की ब्लू बाल करके कैसे गई? मुझे बोलते आप जाइए मैम, हो गया आपका सिलेक्शन। वैसे ही मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था, तो मुझे एक मॉक इंटरव्यू में बोला गया था कि आप बहुत रिलैक्स्ड लग रहे हैं इंटरव्यू में। तो मैंने बोला कि सॉरी सर, अगर तो रिलैक्स नहीं लगना चाहिए, मतलब एज इन की बहुत ज्यादा आप लग रहा है जैसे कि Chill वी आर हैविंग अ कन्वर्सेशन इन सोफा एंड इन आवर लिविंग रूम काइंड ऑफ कन्वर्सेशन, आप थोड़ा सा फॉर्मल हो जाए। तो फिर मुझे लगा कि ओके आई विल हैव टू बी मोर फॉर्मल। तो बट फिर मुझे ऐसा लगा कि जब मैं मेन इंटरव्यू में गई, आप अपना इनहेरेंट नेचर नहीं चेंज कर पाते। जब मैं मेन इंटरव्यू में गई, मैं स्टार्टिंग में बहुत ऐसे करके एकदम से, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि वो बातचीत होते होते ना आप 45 मिनट्स तक आप अंदर बैठते हो, वो निकल ही आता है आपका ट्रू नेचर थोड़े टाइम बाद। आई गेस यही तो वो देख रहे हैं। हाँ, दैट्स व्हाट दे वांट टू सी कि यार आप ट्रूली आपका नेचर क्या है, आप कितना फेक कर सकते हो, कितनी देर तक ही फेक करोगे, राइट? वही है स्टार्टिंग में तो हाँ एकदम ऐसे। अच्छा, अगर हम आंसर राइटिंग की बात करें, जैसे कि आपने मेंशन किया कि मेरा तो जब प्री निकला तो मुझे पता ही नहीं था नेक्स्ट क्या। ट्रू, और ये सच है। मैं मतलब इसमें एक भी चीज एग्जैजरेशन नहीं है, बिकॉज आई कुड सी माई सेल्फ इन सच अ डीप ट्रबल कि बिकॉज मेंस के लिए आपके पास इस बार तो और भी कम टाइम है। मेरे हम लोग के पास फिर भी 3 months थे, बट स्टिल वो टाइम कम लग रहा था। ये था कि मेरा PSIR मैंने थोड़ा सा कंपाइल कर रखा था और मैंने वो पढ़ा था, तो थोड़ा सा था कि ओके आपका एटलीस्ट कंपाइल्ड है, आपको एक बार रीडिंग करनी है और आपको फिर आंसर लिखना है। सो कमिंग बैक टू मेंस का टाइम, उसमें पता है सिर्फ 2 चीजों पे मैंने फोकस की, क्योंकि मुझे लगा शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट यही है जो मुझे हो सकता है कुछ मैं लिख के आ सकूं पेपर में। फर्स्ट चीज मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने लगे कि वो देखो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, आपका सिलेबस कंप्लीट करा देगा वो। नेक्स्ट इज मैं लिखने लगी, 70% ऑफ माय टाइम वेंट इनटू राइटिंग आंसर्स, बिकॉज आई रिमेम्बर फर्स्ट टाइम जब मैं लिखने गई थी तो मैं 4.5 घंटे में पेपर कंप्लीट करके आई। एंड आई केम आउट एंड आई कॉल्ड मॉम कि मम्मी 4.5 घंटे में मैंने पेपर कंप्लीट करा है, वहाँ 3 घंटे में करने हैं। लाइक लिटरली लोग आ रहे बैठ रहे जा रहे और मैं वहीं पे लिख ही रही हूँ। तो शी वाज लाइक कि हो जाएगा टाइम धीरे धीरे। एंड दैट वाज द डे एंड द एंड जब हमारा एक्चुअल में एग्जाम था, मैं एक्चुअली सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आई हूँ अदर देन माय PSIR पेपर 1। उसमें मैंने 10 मार्क्स का एक मेन से क्वेश्चन लाइक मैं लिख नहीं पाई, टाइम नहीं था, बाकी मैंने सारे पेपर कंप्लीट करे। तो आई वुड से कि ये जो डर होता है ना स्टूडेंट्स का कि मैं लिख नहीं पाता या फिर मेंस रेडी नहीं हूँ, बिल्कुल वो ना लिखने से ही जाएगा। वही अगेन वही चीज कि फियर है तो फियर फेस करना पड़ेगा। इट इज द ओनली वे इज थ्रू। आप डेफिनेटली आप जब तक कोई चीज को फेस नहीं करोगे आपको पता कैसे चलेगा कि ये क्या है। तो मेरा वही था कि मेरे पास पढ़ने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। मैंने था कि जो भी मेरे प्रीलिम्स के बेसिक नोट्स थे मैंने उसको रिवाइज कर लिया। मेंस के लिए बुकलेट्स मैंने ले आई जो मेन स्पेसिफिक चीजें होती है। IR गवर्नेंस वाला पोर्शन तो मेरा ऑप्शनली कवर करा दिया था। ऐसे के लिए मैंने एक क्लास ली थी क्योंकि ऐसे लिखने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था मेरा, तो मैंने उसके लिए क्लास ली थी। एंड लकीली मुझे ऐसे में अच्छा मार्क्स भी मिल गया। मैं बोली सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ये रहा ऐसे का क्लास, ठीक है। बिकॉज मैं इतनी फेयरफुल थी यार,
पता है हमारे इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड वालों को ये दिक्कत हो जाती है, साइंस बैकग्राउंड वालों को भी दिक्कत हो जाती है कि 10 पेज में लिखना क्या नहीं है, लिखना समझ में आता है और आप बिल्कुल। रिपीट कर लोगे पॉइंट्स, फिर क्या ही होगा, वही वो दे देंगे वैसे ही मार्क्स आपको सच में। तो वो फियर था, इस वजह से मैंने क्लास ले ली। 15 डेज का क्लास था मेरा, वैसे का बोले ठीक है 15 डेज करेंगे। ऐसे मैंने लगभग 10-12 ऐसे लिखे थे मैंने, तो वो एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ मैं ऐसे लिख लूंगी। 10-12 वो हो गए। ऑप्शनल के मैंने 10 टेस्ट दे दिए थे। फिर मेरे जो जीएस के पेपर्स थे उसके मैंने 16-17 टेस्ट दिए। फिर मैंने एक ओपन टेस्ट भी दे दिया एग्जाम से पहले। तो आई वुड पीवाईक्यूज का भी मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करती रहती थी। लाइक मैं पूरा नहीं लिखती थी क्योंकि टाइम नहीं परमिट करता है। आपका एक ही पेपर के 200 क्वेश्चन हो गए अगर आप 10 साल का कर रहे हो, तो 800 क्वेश्चन आप लिख नहीं सकते। तो इसलिए मेरा था कि आई यूज्ड टू ब्रेनस्टॉर्म देम, कि क्वेश्चन देखती थी मैं, कीवर्ड्स लिख लेती थी और फिर मॉडल आंसर से टैली कर लिया करती थी। ऑलमोस्ट अगर मेंस की बात करें तो आंसर राइटिंग 2 महीने 3 महीने तक आप कर रहे थे। हाँ, कितना टाइम डेडिकेट करते थे, कैसे अपना टाइम को मैनेज करते थे सब्जेक्ट वाइज? हाँ, तो अब मैं बताती हूँ सब्जेक्ट वाइज का क्या है कि डिपेंडिंग ऑन माई शेड्यूल ऑफ मेंस टेस्ट सीरीज, मैं अपने सब्जेक्ट्स को उस हिसाब से रखती थी। जैसे अगर मेरा एक हफ्ते बाद जीएस पेपर 1 का है तो मेरा वो पूरा एक हफ्ता जीएस पेपर 1 में जाएगा कि एटलीस्ट मैं उस एक हफ्ते में जीएस पेपर 1 को इतना कर लूं, कवर अप कर लूं कि मैं लिख सकूं 20 क्वेश्चंस, कम से कम अटेम्प्ट भी कर सकूं 20 क्वेश्चंस। तो ये मेरा रहता था कि उसके साथ मैंने, और एक और चीज था कि जैसे कि हर बार ये स्टूडेंट्स फेस करते हैं, वो प्रीलिम्स का टेस्ट हो या मेंस का टेस्ट हो, सबको यही लगता है कि नहीं यार थोड़ा और पढ़ लेते हैं फिर टेस्ट दे देंगे। ट्रस्ट मी, ये थोड़ा और कभी नहीं होता। रीजन बीइंग, आप कभी भी फुल प्रिपेयर्ड नहीं होते कि हाँ भाई मैंने सब कुछ कर लिया, फुल प्रिपेयर्ड है, अब जाके टेस्ट देंगे, ये नहीं होता है। तो ना ये इस चक्कर में ना लोग टेस्ट को बहुत डिले करने लगते हैं। बट यहाँ पे आपको रुकना होता है। यहाँ पे आपको ये है कि मैंने पढ़ा ना पढ़ा, जितना भी पढ़ा मैं टेस्ट देके तो आऊंगी आज के दिन, क्योंकि शाम को फिर जब आप बैठते हो ना तो आपको अच्छा लगता है कि कम से कम मैं टेस्ट लिख के तो आई हूँ। वो एक प्रोडक्टिविटी की फील होती है कि यार कुछ तो प्रोडक्टिव किया है, और एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि अच्छा मतलब मैंने लिख तो लिया, कम से कम 15 क्वेश्चन हो या 18 क्वेश्चन लिखा तो है। आप लिखोगे ही नहीं तो फिर आप मेन एग्जाम में, ये मतलब मुझे तो लगता है कि थोड़ा रिस्क ज्यादा हो जाता है कि सीधे मेन एग्जाम में जाके आप लिख रहे हो। डेफिनेटली। और मतलब इतना सारा कुछ लिखना है आपको। हाँ। और जनरली मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स डरते हैं इसी चीज से, लिखते रहेंगे बट टेस्ट जब बात आती है ना कि टेस्ट देने जाना है, तो लाइक कहीं ना कहीं वो फियर ऑफ रियलिटी होता है कि एक रियलिटी चेक मिलेगा। एक्चुअली फियर वही है, मैं वही बोलती हूँ कि आपको जलील होना पड़ेगा सो दैट यू सी कहाँ आप स्टैंड करते हो। अगर आप यही नहीं देखोगे तो इम्प्रूव कैसे करोगे? कोई बात नहीं, आपका फर्स्ट टेस्ट आपने दे के आया है, आपने 4.5 घंटे में लिखा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको 40, 50, 60 मार्क्स आ रहे, कोई बात नहीं, इम्प्रूव, आपको पता तो चला कि आपको रियलिटी, क्या करना है। वर्थ पता चल रही है आपको। वो सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं होगा, आप खुद को नहीं फेस कर पाओगे तो कैसे चलेगा? एटलीस्ट यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। सी, इस प्रिपरेशन में आपको कोई आके नहीं बोलेगा कि बेटा इतने घंटे पढ़ लो, बेटा जाके टेस्ट दे दो। आपको सेल्फ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम स्कूल कॉलेज के तो बच्चे हैं। बंदे बोलेंगे भी तो आपको कितने दिन ही बोलेंगे। हाँ, वही एक टाइम के बाद वो भी हट जाएंगे कि यार छोड़ो, अपना देख लेंगे वो, और उनको भी तो काम है। वो थोड़ी, अब जैसे मेरे पेरेंट्स, वो कभी फोन करके नहीं पूछते थे कि टेस्ट दिया कि नहीं, कितना पढ़ा, वो बस पूछते थे सब ठीक है, तबीयत ठीक है। क्योंकि मेरा होता है ना, स्ट्रेस में मेरे को बुखार आ जाता है। और ये मतलब इतना कंसिस्टेंट रहा है, प्रीलिम्स के पहले भी, मेंस के पहले भी, इंटरव्यू के पहले भी, हर बार मैं बुखार में रही हूँ। एंड माई मदर यूज्ड टू बी लाइक कि क्या हो गया इसको। तो वो मेरा पार्ट ऑफ लाइफ हो गया था कि हाँ स्ट्रेस होगा, बुखार आएगा, बट उसके साथ ही कर लेना है, कोई बात नहीं। तो ऐसा लगता नहीं था कि यार तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर कैसे कोप अप करते थे? जैसे कि मेंस के 15 दिन पहले ना मेरा फीवर आ गया था, तो फिर मैं ये करती थी कि अगर मैं टेस्ट नहीं लिख पा रही हूँ, मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, तो मैं ना कुछ वीडियो लेक्चर्स ही देख लिया करती थी कि कम से कम कुछ तो दिमाग में जाए। तो ना खुद थोड़ा सा अच्छा लगता है कि कुछ तो सुने। पता है मेंस के टाइम मुझे ऐसा लगता है ना, इंसान की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाती है। रीजन बीइंग कि वो एक होता है कि नहीं, अब मेरे को मेंस लिखना है, मेरे को क्लियर करना है। व्हेन यू फील दैट यू आर क्लोज टू द गोल, तब आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली शायद बढ़ जाती है कहीं ना कहीं। बस यही है कि उस टाइम पे आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। बिकॉज एवरी मॉर्निंग आई यूज्ड टू गो विथ फुल एनर्जी, एंथुजियाज्म कि हाँ सीज द डे, कार्पे डाइम, आज तो मैं करके लाऊंगी। वापस आती थी शाम को एंड आई यूज्ड टू बी सो इन सेल्फ डाउट कि यार इतना बाकी है। ये वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस एग्जाम है, वो होगा ही।
बट इम्पोर्टेंट इज दैट हैव अ नाइस स्लीप एंड फिर अगले दिन आपको फिर से वापस आना है। ये बात तो है, मतलब ये एक शेड्यूल प्रॉपर बनाना और उस चीज को कैरी करके रखना। हाँ, ये वही मैंने बोला ना, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है इस एग्जाम में। नेक्स्ट, तो मेंस की जर्नी तो आपने मुझे बता दी, जैसे लेकिन आपने इससे पहले मुझे बताया कि इंटरव्यू में आपको लग रहा था कि आपका लक काम किया है। हाँ, थोड़ा सा और मेन इंटरव्यू के बारे में मुझे बताइए, ऐसा क्यों लगा, क्या किस टाइप के सवाल पूछे गए, क्या क्या सिचुएशन थी? ओके, सो मैंने इसलिए बोला लक काम किया क्योंकि मुझे खुद में लगता था कि मतलब वही मैंने बोला ना कि मैंने अपने मॉक्स देख लिए। तो मुझे लगा कि अगर मैं ऐसे बोलने वाली हूँ तब तो हो गया मेरा मॉक। बिकॉज आई वाज, मुझे 2-3 मॉक में ये भी बोला कि आप बहुत नर्वस लग रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि आप नर्वस लग रहे हो। तो वो चीजें आपको इफेक्ट करती है, आपको लगता है कि हो सकता है, बट आप क्या है ना, कितनी भी कोशिश कर लो वो थोड़ी नर्वसनेस रह जाती है। और मेरे साथ तो था, बिकॉज अभी लग रहा होगा आपको कि मैं बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि अभी मुझे किसी से कुछ मतलब प्रूव नहीं करना। कॉन्फिडेंटली लाइक मैं ऐसे बात कर रही हूँ, लिटरली बहुत कॉन्फिडेंट आईएएस ऑफिसर है मेरे सामने, उनसे बात कर रही हूँ। बिकॉज अभी वो असेसमेंट नहीं हो रहा है। हाँ, वहां पे आप एक जॉब के लिए बैठे हो, और वो भी ऐसा जॉब मतलब उस चेयर में मुझे ऐसा लगता है वो एक चेयर है जिसको कोई खरीद नहीं सकता। आप पैसे देके भी उस चेयर में नहीं बैठ सकते। क्या बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है। फर्स्ट टाइम मैं बता रही हूँ, लाइक जब मैं इंटरव्यू देने के लिए पहुंची एंड मैं जब कैब से उतरी ना, मैंने सॉ दैट मैं उससे पहले यूपीएससी भवन कभी नहीं गई हूँ, मतलब सामने से नहीं देखा है मैंने, क्योंकि मुझे था कि नहीं देखना। एंड इट वुड बी वेरी वियर्ड, बट जब मैं पहले उतरी ना, माय मॉम एंड डैड वर विद मी एंड मेरा भाई भी था एंड मेरा फियांसे भी था। तो मैं उतरी एंड मेरा ना आंसू आ गया एंड मम्मी कुड सी दैट कि थोड़ा सा ना इमोशनल हो गया। मम्मी वाज लाइक कि, मैं बोली मम्मी यहाँ आने का सपना था, वो भी ऐसे ऐसे साड़ी में, एंड वो एक अलग माहौल हो जाता है। सो वो जो इंटरव्यू की कुर्सी है ना, उसके लिए तो मुझे बहुत रेस्पेक्ट है, क्योंकि लगता है कि यू अर्नड इट। सो इतना वैल्यू रखता है वो, तो दैट्स व्हाई मुझे था कि मैं चाहती थी कि मैं अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखूं। बट जिस हिसाब से मेरे मॉक जा रहे थे ना, आई वॉज वेरी, मैं देख सकती थी कि मैं थोड़ी सी ना अंडर कॉन्फिडेंट हो रही हूँ। हो जाता है कभी कभी ना, आप पास्ट बैगेजेस लेके अंडर कॉन्फिडेंट रहते हो, आपको लगता है हो सकता है आपका नॉलेज इज नॉट इनफ। बट फिर उसमें ना मेरे एक सर है, उन्होंने मुझे बोला कि वो नॉलेज चेक नहीं कर रहे बेटा। लाइक मैं ना एक दिन पहले उनको कॉल किया मैंने सर को कि सर डर लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, ये क्वेश्चन भी ऐसे पूछ दिया तो क्या वो। तो उन्होंने वही बोला कि वहाँ आपका नॉलेज नहीं चेक हो रहा है, वहाँ ये चेक हो रहा है कि आप कितना खुद को काम रख पा रहे, आप हम्बल है कि नहीं। वो आपके बातचीत से आपको उनको पता चल जाएगा कि आप हम्बल है कि नहीं, आप ऑनेस्ट है कि नहीं, आप फेक तो नहीं करे, बस इतना ही है। और नहीं आता बोल दो सॉरी, कोई बात नहीं। अब इतनी सारी चीजें लेके मैं दिमाग में गई तो वहां पे बट होता है ना कि एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। वहाँ पे हम गए, वहाँ पे हमको अंदर बिठाते हैं, एक जगह पे सारे बैठते हैं और आपके टेबल्स अलॉटेड होते हैं। मेरे साथ जो थे, मेरे सामने पहले 4 लोग और थे, मैं 5th थी और मेरे बाद एक मैम, मतलब एक थी, वो 6th लास्ट थी। तो और हमारा जो बोर्ड था, शीलवर्धन सर का बोर्ड था, वो थोड़ा सा लेट चल रहा था, मतलब लंबे लंबे इंटरव्यूज चल रहे थे, तो आई कुड सी कि सबके हो रहे हैं और हम बैठे हुए हैं। एंड जब तक मेरा क्या लग रहा था आज हो भी पाएगा, जब तक मुझे डर ये लग रहा था कि ज्यादा लेट ना हो जाए, कि लास्ट के जो बच्चे उनको तो जल्दी जल्दी में निपटा दे कि हाँ ठीक है, हो जाए वो। मतलब होता है ना कि आप 40-40 मिनट इंटरव्यू ले रहे हो, फिर लास्ट में आके आपका हो जाता है कि ऐसा नहीं होता होगा यार, जब लास्ट में वो तो बिल्कुल, बट लास्ट में जब कम टाइम रहता है, आपको अगर रैप अप करना है 1 बजे तक, तो आप फिर, और 2 बच्चे तो आप ज्यादा टाइम नहीं दे सकते ना। यही बात है, अगर इसको दे दिया तो उसको 20 मिनट में निपटाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मुझे बस वो डर लग रहा था कि यार सीरियल नंबर से तो पीछे हूँ, भगवान अब आप देख लेना कि मेरे को मतलब थोड़ा सा उस बोर्ड में, वैसे बोर्ड हमें पता नहीं था, वो तो वहां जाते तभी पता चलता है। तो मैं गई वहां पे, देखा शीलवर्धन सर का बोर्ड बैठ, वो टाइम इतना स्ट्रेसफुल होता है ना जब आप बाहर बैठते हो और अंदर किसी का इंटरव्यू चलता है, एंड वो एक सेकंड लगता है कि अब जाना है। अच्छा, ऐसी फील नहीं आती है जब भी कोई बाहर निकल के आता होगा, यार इससे पूछ लेते हैं क्या पूछा है? उतना टाइम ही नहीं रहता, जैसे वो बाहर आया, ठीक है, उसके बाद वो खुद परेशान है, मेरे को था कि मैं उससे पूछूंगी कहीं ऐसा ना हो उसने बोल दिया यार अच्छा नहीं हुआ, फिर तो मेरा हो जाएगा कि। तो फिर कोई बंदे आपस में बात ही नहीं करते वहाँ पे? नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, बट मैं रिफ्रेन कर रही थी कि नहीं बात नहीं करूंगी, कोई बात नहीं, जिसका हो गया, मेरे को नहीं जानना तुम्हारे साथ क्या हुआ है, ठीक है, मैं देख लूंगी। वही था। तो वो मेरे सामने पहले जो गए थे उनका हो गया, वो चले गए, वो काफी, मुझे उनके बॉडी लैंग्वेज से पता तो नहीं चला कि वो खुश है कि दुखी है, मतलब कोई बात नहीं, अब खुद को जाना है। फिर उसके बाद लगभग
5-7 मिनट आप वेट करते हो, फिर आपको अंदर बुलाया जाता है। ओह माय गॉड, दैट मोमेंट जब वहां से चेयर से उठ के आप मे आई कम इन सर तक में पहुंचते हो, लिटरली आई कुड हियर माय हार्ट बीट, इतना ज्यादा वो होता है। बट फिर अंदर ऐसे गई। मूवीज में दिखाते हैं ना कि वो 5 मिनट में ऐसे फ्लैशबैक्स, पूरी लाइफ फ्लैशबैक हो जाती है, अगर नहीं मेरा हुआ जब तो। इंटरव्यू का कॉल आया ना, मैंने वो एस्पिरेंट का वो एक सीन नहीं जिसमें वो गैलरी से जाता रहता है, तो ना मैं उसके पहले उससे रिलेट नहीं कर पा रही थी। जब इंटरव्यू का कॉल आया ना, तब मैं रिलेट कर पाई, अच्छा ऐसा तो फील होता होगा। ठीक है, क्योंकि आपको सच में लगता है कि दिस इज द यू आर वेरी नियर येट वेरी फार वाला सीन है, कि आइदर यू गेट एवरीथिंग और यू स्टार्ट विद अगेन zero. डेफिनेटली। And that whole year of that hustle, it मैं is आपसे वही पूछने वाली थी, जैसे आपने बोला ना कि वो कुर्सी ना, वो ऐसा लगता है कि यू हैव अर्न इट। हाँ, जस्ट थिंक अबाउट द पीपल जो 1 बार 2 बार 3 बार जाके रिटर्न जा रहे हैं, रिटर्न टू बैक। and trust me, it is very tiring. लोगों को जो एस्पिरेंट्स हैं या फिर दूसरे भी लोग हैं, उनको लगता है कि एक बार आपका मतलब आप इंटरव्यू तक पहुंच गए, फिर तो इट्स अ केक वॉक फॉर यू। नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट इज बिकॉज आपने 1 साल तक अपनी वो एक पेस मेंटेन रखी है। आप 1 साल तक मेंस के लिए भी आप बहुत तगड़े दैट्स व्हाई इसे अनप्रेडिक्टेबल कमीशन भी बोला जाता है यूपीएससी को, कि आपको नहीं पता है जो बंदा पिछली बार इंटरव्यू तक गया, हो सकता है उसका प्रीलिम्स भी ना क्लियर ना हो। बिल्कुल होता है ऐसा, और इसमें बच्चे की गलती होती भी नहीं है, बिकॉज वो इतने प्रेशर में रहता है। प्लस वो अगर इंटरव्यू दे रहा है, जैसे मैं अपने बता रही हूँ, एक माइंड में रहता है कि हो सकता है आपका शायद नाम आ जाए। ये चीज हर बच्चा सोचता है जो प्लस इंटरव्यू पॉइंट तो जाता है। पॉजिटिवली होता ही है वो यार, एक पॉजिटिव चीज आपके अंदर रहती है, और तब अगर पेपर में नाम ना आए ना, तो लगता है कि तब थोड़ा वो सेटबैक मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा बताओ, तो 5 मिनट तक गेट पे एंट्री हुई है। फिर मैं अंदर घुसी, एंड हमारा शीलवर्धन सर का बोर्ड था, कोई फीमेल नहीं थी उस बोर्ड में, सारे मेल मेंबर्स थे। दे वर वेरी कॉर्डियल, मतलब बहुत स्माइल करके उन्होंने बुलाया। बैठी मैं ऑब्वियसली नर्वस तो बहुत ज्यादा थी। उन्होंने बोला कि हाँ, वी आर हियर फॉर अ फ्रेंडली डिस्कशन, नो नीड टू गेट नर्वस। बट कहाँ वो सारी बातें कान में घुसती है। हाँ ठीक है तभी तो आपका दिमाग चल रहा है कि मैंने बैठा है कि नहीं ढंग से। ये चीजें होती है ना, क्योंकि मुझे बोला हुआ था कि आपके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है आप नर्वस हो, तो मैं वहीं पे फोकस कर रही थी कि हाँ मुझे ऐसे बैठना है, ढंग से बैठी तो हूँ ना, स्लाउच तो नहीं कर रही हूँ ना, क्योंकि ये भी बोला हुआ है कि ना डोंट स्लाउच, एटलीस्ट ऐसे रहो कि उनको लगे, स्टिल नहीं तो कम से कम ऐसे तो रहो कि उनको लगे कि हाँ भाई अटेंटिव है या ऐसा कुछ। तो मैं उन चीजों में ध्यान दे रही थी। फिर सर ने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, अब मैं नर्वसनेस में ढंग से सुन भी नहीं पाई, लेकिन अब मैं फिर से कैसे पूछती कि सर फिर से बोल दो। बट मैंने जितना हल्का पार्शियली सुना उसका मैंने आंसर दिया, एंड सर फिर से सर ने बोला कि ओके ये मैं समझा, लेकिन आप स्पेसिफिकली ये बताओ। तो मुझे लगा कि चलो वेरी काइंड ऑफ यू सर, आपने फिर से पूछ लिया। ये लगा नहीं कि लड़की ने सुना ही नहीं है मेरा सवाल। नहीं तो उनको दिख रहा होगा ना चेहरे में कि इसके तोते उड़े हुए चेहरे से। एंड सर पता है, सर काफी मतलब हैंडसम सर हैं, और मतलब उनका डिमीनर भी बहुत ओवर पावरिंग है। तो आप ऐसे डिमीनर वाले इंसान के सामने बैठते हो तो आप खुद में थोड़े से डर जाते हो कि अरे हाँ। तो उन्होंने पूछा, मैंने फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया, तो मैंने बोला। उसके बाद फिर जब हुआ ना तो इंटरव्यू उसके बाद बहुत स्मूथली चला, थोड़ा थोड़ा सा कंफर्टेबल होने लगते हो कि चलो अभी तो आ गए हो रहा है कि नहीं अब ठीक जा रहा है। अब मेरा था लगभग 40-45 मिनट्स का इंटरव्यू था मेरा, और स्पेसिफिकली मुझसे इतने वेस्ट बंगाल स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे, मैं तो खुशी हो गई कि हाँ ये सही होगा। स्टेट तो मैं अपना रट्टा मार के आई हूँ पूरा स्टेट। एक्चुअली मैंने स्टेट को बहुत अच्छे से किया था, रीजन बीइंग क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल में रही नहीं हूँ, ट्रांसफरेबल जॉब था, तो मैं मेनली बाहर रही हूँ। बट कितना अजीब लगता है ना, आप किसी स्टेट से हो और आप उसके बारे में नहीं जानोगे, तो वो खुद में खराब लगता है। तो मुझे लगता है इंटरव्यू का मैक्सिमम प्रिपरेशन मेरा स्टेट पे ज्यादा फोकस था, बिकॉज उस टाइम पे बहुत कुछ हो भी रहा था वेस्ट बंगाल में, आधार वाला प्रॉब्लम चल रहा था, संदेश खाली वाला प्रॉब्लम चल रहा था, बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो मुझे लगा था कि हाँ स्टेट में, एंड प्लस मैं आई भी ऐसे जगह से शांति निकेतन, तो वो मतलब वहाँ का कल्चरल जेम भी है, तो बिल्कुल। और उन्होंने लाइक मुझे लगता है कि एक मेंबर थे, उन्होंने शायद मेरे डैफ में देखा नहीं था मेरा होम टाउन क्या लिखा है, उन्होंने बस देखा कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि ओके आप वेस्ट बंगाल से है, तो डू यू नो अ प्लेस नेम्ड शांति निकेतन। मैं बोली हाँ सर मेरा होम टाउन है। तब उन्होंने देखा कि ओके इसका होम टाउन है, अब रिट्रैक्ट तो नहीं कर सकते, क्वेश्चन तो पूछना पड़ेगा। सो ही आस्क्ड मी कि कहाँ कहाँ घूम सकते हैं वहाँ पे, एंड ही आस्क्ड मी अबाउट कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी का क्या है वहाँ पे, आप बताओ मतलब हाउ इज द एम्बियंस देयर, बिकॉज बाहर से हमको पता नहीं होता है। सो बेसिकली उनको जानना था। इवन मुझे
अमर्त्य सेन का सर का जो चल रहा था तभी शांति लैंड को लेके, उसके बारे में भी पूछा था, तो उसके बारे में भी मैं पढ़ के गई थी, तो वो मैंने अच्छे से किया कि चलो ठीक है। That's really interesting. And I guess तभी आप कह रहे हो कि ये लक था। हाँ, ये लक था बिल्कुल कि स्टेट का ही मुझसे ज्यादा पूछा गया, ये लक था। अगर स्टेट के अलावा कुछ और पूछता तो हो सकता है मैं इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती। एक तो वो था कि स्टेट का पूछा, दूसरा मेरे हॉबी से भी पूछ लिया, वो भी 2-2 बार, तो मैं और खुश हो गई। बिकॉज जब होता है ना कि वो एक अलग कॉन्फिडेंस होता है जब आपके एरिया से पूछते हैं, तो ये था लक। तो अच्छा ओइशी, आप जब इंटरव्यू देके आ गए, फोटो खिंचवा ली बाहर बैकग्राउंड में? मेरे मम्मी पापा वाज लाइक कि पहले खिंचवाओ, और मैं लिटरली मैं ऐसे टेंशन में खिंचवा रही थी कि अभी छोड़ दो, आगे खिंचवाएंगे। लेकिन उन्होंने था कि नहीं, इतना क्या टेंशन लेना, फोटो खिंचवा के ही जाओ। तो मैं उसके पहले फोटो खिंचवा रही थी, और अभी मैं फोटो देख रही हूँ, बोली यार कैसे तो मुंह बनाया, कैसे तो मैंने मुंह बनाया हुआ है। मैं मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी देखो, आप बाद में खिंचवा लेते तो अच्छा हो जाता ना पिक्चर। क्योंकि मैं खुश थी इंटरव्यू देके आके कि एटलीस्ट मैंने सॉरी सर भी बहुत बार बोला। उन्होंने जैसे मुझे इंजीनियरिंग का पूछा तो मैं उतनी अपडेटेड नहीं थी, मैंने बोल दिया सर आई एम नॉट अपडेटेड अबाउट, तो उन्होंने बोला ठीक है। मतलब उन्होंने उस चीज को लेकर ना उतना ज्यादा मेरे ऑप्शनल के बारे में भी पूछा कि क्यों ले लिया आपने, हाँ क्यों ले लिया आपने ऑप्शनल। तो मैंने तो वैसे बहुत तैयारी करके गई थी घर से कि ये बोलूंगी वो बोलूंगी, वहां जाके कुछ काम नहीं आया। वहां जाके बस मैंने बोल दिया सर मेरे सीनियर ने बोला, जो सच होता है ना वही बोल देते हैं कि सीनियर ने बोला था स्कोरिंग है तो मैंने ले लिया। दैट्स नाइस। तो इसके बाद क्या था, मतलब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी में लग गए, रिजल्ट का क्या लग रहा था? पता है सच में मैं बताऊं, मैं जब वापस आई, इंटरव्यू मेरा था 27 फरवरी, लास्ट इंटरव्यू डेट था 9 अप्रैल, ठीक है। वो 27 फरवरी से लेकर 9 अप्रैल तक मैं बैठ के ये कर तो रही थी, बट मुझे भी नहीं पता मैं क्या पढ़ रही थी, बिकॉज आई यूज्ड टू सिट इन द लाइब्रेरी। और आपका ना वो इंटरव्यू सिनेरियो, मैंने तो पता नहीं कितनी बार बैठ के मेंस का मार्क्स कैलकुलेट कर लिया कि अच्छा इसमें इतना तो मिल जाना चाहिए। वो होता है, आप नहीं फोकस कर पाते हो। और स्पेशली जब 9 तारीख को खत्म हो गया और 9 से 16 के बीच, मुझे लगता है सारे जिन्होंने दिया होगा ना, वो उनका काला टाइम गया होगा। बिकॉज हर रोज कोई ना कोई बोलता था आज रिजल्ट आएगा, और हर रोज हम लोग के तोते उड़ जाते थे कि ये भगवान आज रिजल्ट आना है। बिल्कुल बिल्कुल। बट जिस दिन रिजल्ट आया, 16 की बात मैं कर रही हूँ, उसका भी एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगी। 16 को 1 घंटे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आया कि हाँ रिजल्ट आने वाला है। तो मैंने सारा पैकअप किया कि घर पे ही देखूंगी, यहाँ लाइब्रेरी में तो बैठ के नहीं देखने वाली मैं, और अकेली देखूंगी। तो मैं रूम में चली गई, लंच वंच किया लगभग 1:30 के अराउंड। मैंने बस ऐसे ही लंच करने के बाद सोचा कि मैं देख लेती हूँ, चेक कर लेते हैं क्या उसमें देखा FR CSE 2023। एक बार को तो बिलीव नहीं हुआ कि सच में है, कि पता नहीं क्या देख रहे, दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा कि हाँ आ गया है रिजल्ट। किसी तरह होता है कि मैंने लाइक सबसे पहले फोन किया अपने फियांसे को कि यार रिजल्ट आ गया, तुम देख रहे हो कि मैं देखूं? क्योंकि मुझे डर लग रहा था यार कि मैं क्या करूं। उसने बोला देख ही लो जब इतना तक पहुंच गई हो तो। तो मैंने देखा एंड उसमें आया। उसके बाद ना नाम सर्च बटन नहीं क्लिक हो पा रहा था, इतना ज्यादा डर लग रहा था। आई टाइप्ड माय नेम, ओइशी मुझे हाईलाइट हो गया, बस मैं उसमें खुश हो गई। एक ही ओइशी हो गई पीडीएफ लिस्ट में। ये बात तो है यार, नाम यूनिक होने का ये फायदा था। यार मैं बता रही हूँ मेंस वाले में भी एक ही ओइशी थी, तो मैं खुश हो गई कि कम से कम ज्यादा सरनेम वरनेम डालना नहीं पड़ेगा, ओइशी कर लो खत्म। मैंने देखा उसमें नाम हाईलाइट हुआ, मैं उसी में खुश हो गई। बाद में फिर रैंक देखी, रैंक नहीं देखना है, नाम आ गया, मैं खुश हो गई कि फिर मैंने रैंक देखा। तो एक्चुअली मेरा रिजर्वेशन है, SC में मैं आती हूँ। तो जब मैंने 399 देखा तो मुझे लगा कि ओके IPS तक तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो मैंने घर वालों को फोन किया। मेरे पापा काफी इमोशनल इंसान है, वो तो रोने ही लगे। मम्मी बोलती है बेटा फोन रख, मैं पापा को संभाल लूं थोड़ा पहले। तो और उस बीच में 5-10 मिनट तो मैंने भी रो लिया अच्छे से। वो होता है यार, जब होता है वो इमोशन से इतने टाइम के, वो पूरा 2019 से लेकर सब कुछ एकदम आंखों के सामने से क्रॉस कर जाता है। तो फिर मैंने बोला कि हाँ। उसके बाद फिर बाद में पता चला, लाइक मैंने जब प्रीवियस का देखा, फिर हमारी वैकेंसीज देखी, कितने सीट्स है वो देखे, तो लगा कि नहीं एक्सपेक्टेड है वो हो जाएगा। सो यही था वो पूरा। बट वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब यू आर क्वाइट बोल्ड ऑनेस्टली, मतलब व्हेन यू आर शेयरिंग योर स्टोरी सो बोल्डली एंड एकदम अनफिल्टर्ड तरीके से आप जो बता रहे हो, इट्स वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा एक चीज और है, जैसे आपका रिजल्ट आया, सारी चीजें, आपकी पूरी जर्नी में आपके फियांसे का जिक्र है, ठीक है।
तो अब यूपीएससी देने आते हैं बच्चे, ये एक डिस्ट्रैक्शन के रूप में मुझे नहीं लगता आपकी जर्नी में है, मुझे ऐसा लगता है आपकी जर्नी में एक सपोर्टिव रोल रहा है बहुत ना, सपोर्टिव रोल रहा बट है, डिस्ट्रैक्टिव रोल भी हो सकता है। बहुत ज्यादा। सी मैं वही बोलती हूँ कि ये एक ना डबल एज्ड स्वॉर्ड है, यस, बिकॉज अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप अपनी हर एक वल्नरेबिलिटी शेयर कर रहे हो, यू डेफिनेटली। डोंट वांट कि एनी पॉइंट ऑफ टाइम में वो आपको आपकी वल्नरेबिलिटीज आपको फेंक के मारे, ठीक है? Obviously, बिकॉज सी आप जितना अपने साथ शेयर करते हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ उतना शेयर उतना कर रहे हो, ज्यादा है ना? ही इवन ज्यादा ही शेयर करते हो, vulnerable अब हर स्टेज में चीज आप कर शेयर लेते करते हो, हो, बिल्कुल। तो आपको चाहिए कि वो इंसान तो कम से कम जज ना करे, दुनिया में कोई भी जज कर ले, बिकॉज आप उतने वल्नरेबल हो, लोग उतना पसंद नहीं करते और vulnerable आपको होना। ये लगता है कि आप जिसके साथ वल्नरेबल हो रहे हो या आप जिसके साथ क्लोज हो रहे हो ना, वो बंदा एटलीस्ट आपकी कमजोरियों को कमजोरी ना समझे। एग्जैक्टली, एंड कम से कम मोटिवेट करे कि उसको ये पता हो कि ये जो एग्जाम है वो मेरे लिए क्या है। यस, कभी कभी होता है ना कि लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि इस मतलब ये किसी के लिए, मैं ये नहीं बोलती यूपीएससी इज एवरीथिंग, लेकिन भाई जिसका एम है उसके लिए तो एवरीथिंग है ना। ऑब्वियसली। तो आपको उस हिसाब से समझना पड़ेगा कि वो इंसान होगा ऐसा बहुत टाइम जब वो इरिटेटेड होगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा, वो अपनी इनसिक्योरिटी से जूझ रहा होगा। तो वो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मतलब इतना ज्यादा इंसान मतलब होता है ना कि अब सुबह से लेकर शाम तक हो और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है बैठे हो लेकिन आप पढ़ नहीं पाए। ट्रस्ट मी, और ये सिचुएशन में आजकल की जो जनरेशन है, मेंटल प्रेशर इतना होता है कि आप हर दूसरे चौथे दिन मेंटली आपका ब्रेकडाउन हो रहा होता है। मुझे ये लगता है रिलेशनशिप को लेके, और मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है, अगर यू डू नॉट हैव अ सपोर्टिंग पर्सन, वैसे ही टेंशन देने के लिए पूरी दुनिया बैठी, एक और इंसान ऐड मत करना। तो सीरियसली अगर वो टेंशन नहीं दे रहा है, अगर आपको एक इंसान है जिसके पास जाके आपको एटलीस्ट पीस ऑफ माइंड मिल रहा है तो वेरी गुड, नहीं है तो भाई छोड़ दो, कोई बात नहीं। सच में हमको लगता है दैट कि आप एक रिलेशनशिप को खींचते हुए लेके आते हो, जबरदस्ती ड्रैग नहीं करना चाहिए, नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई इंसान नहीं समझ रहा है ना इस चीज का, ये इतनी बेसिक चीज की वैल्यू कि वो एग्जाम आपके लिए क्या है, तो वो आपके लाइफ के आगे के स्ट्रगल्स नहीं समझ सकता। अब जब आपका क्लियर हो जाएगा, अब जब वो सर्विसेज में आओगे उसमें इससे बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे, तब कैसे समझेगा जब अभी का टाइम नहीं समझ रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमेशा जरूरी नहीं होता है कि आप दोनों सेम प्रोफेशन से हो। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं होता। आपका सिलेक्शन हो गया मान लीजिए और आप किसी और कैडर में हैं, वो कुछ और कहीं पे काम कर रहे हैं। आप कैडर की बात कर रहे हो, मुझे तो ऐसा लगता है, और ये चीज मैं सच में पॉइंट आउट करूंगी, मुझे लगता है कि लड़कियां इस चीज से रिलेट कर पाएंगी कि लड़कियों को ज्यादा बड़ा हो जाना ये भी लोगों को उतना ज्यादा रास नहीं आता, कि हाँ एक मीडियम तक ठीक है कि हाँ भाई कमा लो अपने हिसाब से वो, बट जब ज्यादा हो जाता है ना तो सोसाइटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज समथिंग कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द सोसाइटी, मतलब ऑब्वियसली सोसाइटी का तो बिग रोल है, बट कंडीशनल, वही मैं कह रही हूँ कि कंडीशनल है। और सिचुएशन ऐसा लगता है कितना भी ब्रॉड माइंडेड पर्सन क्यों ना हो, जब एक पॉइंट पे ये चीज आती है, इतना बड़ा काम भी क्या कर रही हो कि इसके लिए टाइम नहीं है। ट्रू, वेरी ट्रू। और ये चीजें होती हैं और इस चीज में बैकआउट कर जाओ, फिर ये चीजें होती है तो अगर उसको नहीं समझ आ रहा तो निकल जाओ, कोई बात नहीं। इट शुड बी अ सेफ प्लेस, मुझे ये लगता है। तो मतलब हाँ, जो भी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं हो सकता, कभी कभी एक कंपेनियन की बहुत जरूरत होती है कि आप जो इतना ज्यादा टायरसम डे आपका जा रहा है, आप बहुत सारी चीजें पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, आपके हाइज एंड लोज, अगर सारी चीजें आप पेरेंट्स को शेयर करने लगोगे ना, वो बेचारे इतने दूर बैठे हैं, वो खुद परेशान हो जाएंगे, आप टेंशन में आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे, उनको लगेगा कि मैं बच्चे के पास चला जाऊं, क्या करूं, क्यों ही करवा रहा हूँ, उनको लगेगा कि जबरदस्ती मैं कुछ करवा रहा हूँ, क्यों बच्चे पढ़ रहे हो, छोड़ दो कोई। तो फिर आपको कोई चाहिए ऐसा जो आपको सपोर्ट करे। एंड लकीली मेरे लाइफ में 2 लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, एक माय फियांसे, सेकंड वुड बी माय ब्रदर। इन दोनों ने मतलब होता है ना ये, मतलब मेरे सक्सेस के पीछे तो ये दोनों एकदम ऐसे खड़े थे, हर जगह दोनों को जाना। स्पेशली भाई की अगर मैं बात करूँ, वो कॉलेज में है, ठीक है, तो उसको तो मैं हर 2 दिन में बुला लेती थी कि प्लीज भाई आ जाए यार, मैं ये प्रॉब्लम हो रही है, वो यहाँ जाना है, मॉक देने जाना है, हर जगह उस बेचारे ने मेरे पीछे गए। हाँ, तो वही बात है। तो सी एक सपोर्ट इंसान को कहाँ से कहाँ लेके जाता है, फैमिली सपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जिन्होंने क्लियर किया है ना, उनसे जिनसे भी मेजॉरिटी वो बोलेंगे कि फ्रेंड का पता नहीं, लेकिन फैमिली ने तो बहुत सपोर्ट किया। फैमिली तो इम्पोर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आइसोलेशन में नहीं कर सकते ये पूरा चीज, यू विल गो इनटू डिप्रेशन। मेंटल हेल्थ आपको ठीक रखना बहुत जरूरी है इस एग्जाम में। बिल्कुल। जब भी आई यूज्ड टू बी वेरी मच वरिड, मैं फोन कर लेती थी घर पे, मम्मी से 1-1 घंटे बात होती कि चलो आप ही बात कर लो, और मम्मी यूज्ड टू से कि कोई बात नहीं बेटा, ये कर लेंगे वो।
वो बहुत मतलब आप जब किसी से चीजें शेयर कर देते हो ना, कुछ बोल लेते हो ना, तो शांत हो जाता है आपका दिमाग। एंड दैट टू जब आप घर से इतने दूर रह रहे हैं, हाँ स्पेशल you're- यार मेरा घर तो इतना दूर है कि बिना रिजर्वेशन के पहुंच भी नहीं सकते, ऐसा हाल है। वही मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो घर से दूर रह रहे हैं, हाँ अलोन है, उस हिसाब से देखो यार, आजकल मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, फ्रेंडशिप भी बहुत ऐसे भरोसे करके नहीं की जा सकती है। बहुत डिफिकल्ट है। आप इतनी दूर से आ रहे हो, आपके स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स तो बाहर छूट गए हैं, पीछे छूट गए बिल्कुल हैं, छूट गए हैं, कोई मतलब यू आर इन टच, सबके फील्ड अलग अलग है, वो नहीं समझ पाएंगे, एंड आई डोंट ब्लेम देम। दैट्स आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। एंड इसके बाद आप इतने कॉम्पिटिटिव माहौल में आ रहे हो, हाँ यहाँ आप नए दोस्त बनाओगे, आपको नहीं पता आप कौन कैसा है, ट्रू, कौन आपको कौन सी एनर्जी देने वाला है इन फ्यूचर, पॉजिटिव एनर्जी देगा, नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव देगा। हाँ सही That's सही true, बात है, that's true. वेरी डिफिकल्ट। ये मतलब ये एग्जाम तो मुझे लगता है लोगों को पहचानना भी सिखा देता है एक टाइम के बाद। मतलब जिसको आप बहुत भरोसा करते हो, एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि ओ इसी ने मेरे पीछे ये चीजें बोली, मतलब ये होता है, बिल्कुल होता है, पार्ट एंड दैट यू पार्सल ऑफ नेवर लाइफ है। नो, दैट यू नेवर नो। यार देखो, लाखों बच्चे आ रहे हैं, जरूरी नहीं है हर बंदा उतना ही फोकस होके आ रहा है कि उसको सिर्फ पढ़ने से मतलब है, दुनियादारी से लेना देना नहीं है, बिल्कुल 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 है ना। ये जो आपने स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि ओआरएन में रह के घर से बाहर निकल के वो एक पर्सनालिटी चेंज हो गई है, बहुत कुछ जिंदगी हाँ सिखा दी है, दैट्स ट्रू। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो रह रहे हैं वो बहुत सारी बातों से रिलेट कर पाए होंगे। हाँ वो ये हर एक मतलब जिनका सिलेक्शन हो गया, जिनका नहीं हुआ, सब इस बात से रिलेट करते हैं, क्योंकि ये चीजें है ना, ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है जो सबको आती है। और मैं सिर्फ ये यूपीएससी की प्रॉब्लम नहीं, मतलब यूपीएससी की जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी बात नहीं कर रही, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो कर रहे हैं उनके लिए भी इक्वली ट्रू है ये सारी बातें। अच्छा, एक लास्ट चीज और पूछेंगे, बहुत लंबा खिंच गया मुझे पता है, अभी हम पॉडकास्ट डालते हैं ना, प्रॉब्लम तो यही होती है, लोग कहते हैं कितना लंबा लंबा पॉडकास्ट डाल रहे हैं, बट वही है कि हमें नहीं पता चलता है जब हम बात कर रहे होते हैं ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपनी कहानी बता रहे हो ना, तो आपके थ्रू मैं वो चीज अज्यूम कर पा रही हूँ, दो आई एम नॉट फ्रॉम द यूपीएससी बैकग्राउंड, बट आई कैन अज्यूम दैट थिंग। लास्ट क्वेश्चन आई जस्ट वांटेड टू आस्क, क्योंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे और आप 5 साल से लगातार यूपीएससी फील्ड में हैं, कभी ऐसा पॉइंट आया कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, कहीं यार नौकरी कर लेती हूँ, या ये इंडिपेंडेंसी वाला एक जो पॉइंट होता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला जो है ना, ये बहुत ज्यादा है इसमें, क्योंकि अगर आपका हो गया तब तो बहुत बढ़िया, अगर आपका नहीं हुआ तो यू विल सी ऑल दोज इयर्स कि अब क्या करें। स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं, हम किसी प्राइवेट वाले में भी नहीं जा सकते, क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेशर हो, या फिर आपका इतना गैप आ गया है, फिर से आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप बेसिक से स्टार्ट करो। सेकंड ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास कि हम दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करें, वो भी बहुत अलग होती है। जितना भी आप पीसीएस बोलो या कुछ भी, थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये डर पता है, बट इसका भी एक लाइक लॉजिक है कि जो एकदम लाइक ग्रेजुएशन के बाद ही आ रहे हैं ना, जिनकी उम्र कम है, उनमें ये डर थोड़ा कम होगा, क्योंकि उनके पास वो कुशनिंग है उम्र का कि ओके कोई बात नहीं। बट जिन्होंने जो रिपीटर्स है, जिन्होंने बहुत साल दे दिए हैं, उनमें ये मतलब डर ज्यादा रहता है। और मेरे में भी था यार, मैं सोचती थी कि अगर इसमें नहीं हुआ तो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं क्या करूंगी। क्या बैकअप प्लान था आपका? मेरा बैकअप प्लान था, देखो पहले तो मैंने जब मतलब मेंस लिख लिया तो मुझे था कि ठीक है, मैं हो सकता है टीचिंग लाइन में कुछ करूंगी, मेरे को ये बैकअप प्लान था मेरा, ठीक है। अदर देन दैट मैंने सोचा हुआ था कि स्टेट एग्जाम्स देंगे, स्टेट सर्विसेज देंगे, वो मेरे बैकअप में था। तो प्लान बी के बारे में भी बहुत लोग पूछते हैं कि रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। अगेन, अगर आप तुरंत आए हैं, आप आराम से कर सकते हो, इतना लीवे आप ले सकते हो, 2 से 3 साल का टाइम तो ले लेके सकते चलो, हो, कोई बात नहीं। हाँ, अब अगर बहुत लाइक मेरे जैसा अगर सिचुएशन है आपका, तो आई वुड से बैक ऑफ द माइंड एक रखो, सो दैट आपको ना ये चीज कंसोल करे कि नहीं, आई हैव समथिंग टू गो बैक टू। जैसे कि जब मेरा मेंस का हो गया तो मुझे था कि कम से कम कुछ ना हो तो कम थोड़ा सा तो मैं पढ़ा के इधर उधर करके मैं अपने आप को मैनेज तो कर लूंगी। और ये होता है यार, इंडिपेंडेंट सबको होना है। किसको लगता है पेरेंट्स के लिए तो कोई दिक्कत नहीं कि कोई बात नहीं बेटा हम है ना ये, बट आपको अपने में वही मैं कह रही हूँ कि बहुत सारी मेंटल जो चैलेंजेस आपके साथ आते हैं ना, मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं ना कहीं एक रीजन ये भी होता है, बंदा अपने आप अकेले में सोचता है कि यार मैं क्या ही कर रहा हूँ, निकल नहीं पा रहा है, पेरेंट्स पे बोझ हूँ, अभी तक मेरे
वही फियर ऑफ मिसिंग आउट है कि दोस्त तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मैं क्या इसीलिए करूं? इंस्टाग्राम बंद कर दो, मैं तो बोलती हूँ। आधे से ज्यादा फोमो वो देता है। मेरे इंस्टाग्राम मतलब मैंने अभी जाके स्टार्ट हाँ करा है हाँ जस्ट। रीजन बीइंग क्या कि मुझे पता है कि मेरे सारे दोस्त कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे लगे हुए हैं, कोई बाहर है, और मैं उनकी लाइफस्टाइल देख के पागल होती रहूंगी कि ये भगवान, ये कमा रहे, ये घूम रहे, ये कर देखो रहे, ही नहीं ऐसे। इससे अच्छा देखो ही मत। वो एक कौन ऑस्ट्रिच बन जाओ। ऑस्ट्रिच, वही मुझे याद है ना, शुतुरमुर्ग होता है, वो बस कहता है बस तो मैं अपना देखूंगी नहीं मैं तो। अपना सर मैंने जमीन में घुसा लिया, मुझे बस नहीं बस पता दुनिया क्या कर रही है। वही करना होता है बनना इसमें। चाहिए, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। थैंक यू सो मच वैशी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। मुझे भी लाइकवाइज यार, मुझे बड़ा मजा आया। मुझे सच में एक टाइम के बाद ऐसा लग रहा था ना, टू पीपल जस्ट हैविंग कन्वर्सेशन, मुझे बहुत मजा आया। यस, टू पीपल आर ओनली हैविंग मतलब कन्वर्सेशन। like वो that, पता लगे कि कि बहुत सारे हाँ। लोग कैमरे की तरफ आते हैं देखने वाले हैं, बट इट वाज रियली फन टॉकिंग टू यू। इवन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था, मैं आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रही थी, इफ शी इज अ ट्रैवलर देन हमारी बहुत वाइब मैच करने वाली है। कलर वाली भी वाइब मैच करती है या। यस डेफिनेटली। सो अब बस लबासना जाने की तैयारी है। बस अब वही है, अब घर नेक्स्ट स्टॉप लबासना। बिल्कुल, शॉपिंग वॉपिंग हो गई है? नहीं यार, वही हमारी एक फीमेल्स की ग्रुप, मतलब सीएससी फीमेल्स की ग्रुप है, हम हर रोज डिस्कस करते हैं साड़ी लेना है, सूट लेना है, ऑब्वियसली ये इतने वो। सारे इवेंट्स होते हैं लबासना में यार। लेकिन कोई कुछ ले नहीं रहा है। प्रॉब्लम ये है, हो मतलब जाएगी हो जाएगी, एक बार डेट आ जाएगी ना, हाँ, देन यू गाइस we विल actually- स्टार्ट। हाँ, यस अभी तक ना वो अर्जेंसी आई नहीं है। Yes. डेट आ जाए तो सबको अर्जेंसी आ जाएगी। Okay, nice. So, any last words to the aspirants who are, giving the mains and this year 2023 mains and interview? See, my advice would be like, if UPSC is your aim, then be at it. ठीक है, लोग क्या बोलते हैं, अगर इफ यू हैव लाइक कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। मेरा भी हुआ, मुझे भी एक टाइम पे लगता था कि नहीं होगा, बट 5 साल बाद भी सही, लेकिन हुआ ना। हुआ। जब आपका हो जाता है ना, तब लोग आपसे नहीं पूछने आते कि कितने अटेम्प्ट हो, कितना एज हुआ, देन यू आर अ सिविल सर्वेंट। सो इफ योर एम इज IAS, और लाइक इफ योर एम इज टू जॉइन सिविल सर्विसेज, just hustle towards it, and it never goes in vain. Definitely. Thank you so much, and thank you so much हमें देखने के लिए। और आई एम प्रीटी श्योर इस पॉडकास्ट में तो बहुत सारी कहानियों से आपने कनेक्ट किया होगा, और जैसे कि पेरेंट्स वाली स्टोरी है, और ORN में रह के परेशान होने वाली स्टोरी है, बहुत सारी चीज़ों से आपने कनेक्ट किया होगा। और जो चीज़ मैम ने बताई है, ओइशी ने बताई है कि एक जो पार्टनर वाला सपोर्ट वाला पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आजकल होता है यार, मतलब ये दिस इज वेरी नेचुरल। यस, तो अगर आपको लगता है कि इफ योर पार्टनर इज वेरी सपोर्टिव towards your goal and in your journey, then definitely यार पार्टनर के साथ UPSC क्लियर करो और एकदम छा जाओ, फॉलो, कीप वॉचिंग अस, कीप लविंग अस। और बस मैं ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।